मेरे प्यारे बच्चों, आज हम भूगोल के चैप्टर के अंतर्गत नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। उस चैप्टर में आज हम लोग समझेंगे वो है भारत की नदियाँ और अफवाह प्रणाली। इसके बारे में आज चर्चा का मुख्य जो बिंदु है। तो बच्चों आइए चलते हैं भारत की नदियाँ, भारत की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि नदी का उद्गम किस प्रकार से होता है या नदी का जो प्रारंभ कैसे स्थानों से होता है। तो सबसे पहले इसी को जानते हैं। जिन भागों में पर्वत पठार, ऊंचे पर्वत पठार मिलते हैं, वहीं से नदियों का उद्गम शुरू होता है। समतल जो मैदान हैं वहाँ पर प्रवाहित होकर ये जो नदियाँ हैं वो सागर में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से एक ऐसे स्थलाकृति जो एक पर्वत या पठार या एक ऊंचे भाग कहा जाए, वहां पर या तो बर्फ से ढका होता है और ग्रीष्म ऋतु में बर्फ के पिघलने से वो एक नदी के रूप में प्रवाहित हो जाती है, जिसको हिमनद कहा जाता है। और कई ऐसे पठारी क्षेत्र है जहां पर वर्षा का जल के द्वारा नदी का रूप धारण कर लेता है। तो ये स्थलाकृति के बनावट के आधार पर जितने भी नदियां हैं वो वहां पर उनका उद्गम स्थल होता है। जब वर्षा होती है तो ये देखा जाता है कि अधिकांश जो वर्षा का जल है वो प्रवाहित होकर धरातल के ऊपरी सतह पर प्रवाहित होते हुए सागर में जाकर मिल जाता है। कुछ जो भाग है वर्षा का वो क्या होता है, भूमि के भीतर रिस कर अंदर चला जाता है और वो भूमिगत जल के रूप में भीतर ही भीतर प्रवाहित होते रहता है। तो वर्षा के जो जल है सागर में मिल जाता है एक तरफ, दूसरा भूमि के भीतर वो रिस कर नीचे चला जाता है और अंदर ही अंदर भूमिगत जल के रूप में प्रवाहित होते रहता है। तो यहाँ पर हम आज जो देख रहे हैं वो भारत की नदियों के बारे में। भारत में किस प्रकार से नदियाँ प्रवाहित होती है और वो कहाँ पर जाकर मिलती है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो आइए चलते हैं भारत की नदियों के बारे में। अभी आपको नदी के उद्गम स्थल के बारे में आपको बताया गया। अब चलते हैं नदी की अवस्था। नदी जब प्रवाहित होती है तो उनकी कई अवस्थाएं हैं, कई अवस्थाओं का निर्माण वो करती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि नदी का एक उद्गम के आधार पर कितनी अवस्था में उसको बांटा गया है। तो सबसे पहला है युवावस्था या ऊपरी भाग। ऊपरी भाग या युवावस्था कहा जाता है। कोई भी जब नदी प्रवाहित होती है या कोई भी नदी अपने उद्गम स्थल से जब निकलती है तो ऊंचे भाग से निकलने के कारण, एक पर्वतीय क्षेत्र से निकलने के कारण ये इनकी जो गति होती है वो तीव्र होती है, तेज तीव्र ढाल होने के कारण इनका जो वेग होता है वो तीव्र होता है। और तीव्र होने के कारण वो जो नदी का जल है एक वी आकार की घाटी का निर्माण कर देती है।
जैसे कि यहाँ पर एक पर्वतीय क्षेत्र से नदी प्रवाहित हो रही है, तो तेज गति से प्रवाहित होने के कारण यहाँ पर एक गहरा गड्ढा नुमा आकृति बना देते हैं। इस प्रकार से वी आकार की घाटी का निर्माण युवावस्था में ये नदियां पर्वतीय क्षेत्र से जब प्रवाहित होती है तब इस प्रकार से ऊपरी भाग होता है। ऊपरी भाग यहाँ पर पहला या प्रारंभिक भाग जो कहा जाता है वो आ जाता है, इसलिए इसको युवावस्था कहा जाता है। दूसरा जो आता है वो है प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग। प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग जो होता है वो नदी की दूसरी अवस्था है, और इसमें नदी का जो वेग है वो मध्यम हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्र से जब ये नदियां प्रवाहित होते हुए जाती है तो मैदानी क्षेत्र में जैसे भी प्रवेश करती है तो इनका जो वेग है वो मध्यम हो जाता है, और कोई भी जो अपने साथ में लाए हुए अवसाद कंकड़ पत्थर या चट्टान को ये पूरा तरह से ढकेलने में सक्षम नहीं हो पाती। धीरे धीरे कंकड़ पत्थर को मैदानी क्षेत्र में ले जाकर जमा करते जाती है, और इनका वेग लगातार जारी ही रहता है। तो इस प्रकार से ये जो नदियां जैसे ही प्रवाहित होती है तो ये मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार सर्पाकार विसर्पों का निर्माण करती है। वेग कम हो जाता है प्रौढ़ा अवस्था में, और इनकी गति भी मध्य क्रमे और मध्यम गति में ये नदियां प्रवाहित होती है और ये सागर में मिल जाती है। तो इस प्रकार से नदी की दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था है वो है वृद्धावस्था या निम्न भाग। जैसे कि नदी का उद्गम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र से, फिर उसके बाद में मैदानी क्षेत्र के बाद में जैसे ही ये नदियां सागर में मिलने का समय आता है, सागर में मिलने के पहले यहाँ पर उनका वेग बिल्कुल कम हो जाता है। अपने साथ में लाए हुए जो अवसाद होता है उसको सागर तक गहराई में वो ढकेल नहीं पाती, और ला लाकर ये मुहाने पर सागर के जो क्षेत्र है समीप के क्षेत्र में ला लाकर वो अवसाद को जमा करते जाती है, और अवसाद के जमा होने के कारण ये नदी का जो जल है वो दो भागों में बढ़ जाता है, और दो भागों में बढ़ जाने के बाद में यहाँ पर जो एक भूमि छूट जाती है वो डेल्टा कहलाती है। तो इस प्रकार से प्रौढ़ अवस्था, अंतिम अवस्था या निम्न अवस्था इसको बोला जाता है। वृद्धा अवस्था के अंतर्गत इसमें ये नदियां जो है वो तेजी के साथ में प्रवाहित नहीं होती, बिल्कुल मंद गति, इनकी जो गति होती है वो मंद हो जाती है। जिस प्रकार से एक वृद्ध व्यक्ति होता है वो चल नहीं पाते या कोई भी भार को उठा नहीं पाते, उसी प्रकार से ये जो नदियां अंतिम जब सागर में मिलने का समय आता है तो अपने साथ लाए हुए अवसाद को जमा करते जाती है, जिससे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो नदी का प्रारंभिक जो चरण होता है वो उद्गम, अंतिम चरण होता है यहाँ पर सागर में मिलने का वो हो जाता है मुहाना। तो इस प्रकार से नदी की तीन अवस्थाएं जब अपने उद्गम स्थल से निकलती है तो ये तीन अवस्थाओं से गुजरते हुए सागर में या समुद्र में मिल जाती है। अब आते हैं अगला जो पॉइंट है वो है अपवाह। अपवाह क्या होता है, या अपवाह से आशय।
अपवाह के अंतर्गत कोई भी जो नदी है अपने उद्गम स्थल से प्रवाहित होते हुए दूसरे नदी में आकर मिल जाती है, जिससे एक अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। जैसे कि कोई भी नदी प्रवाहित होते आ रही है, उसके बाद में उसमें कोई उनकी सहायक नदियां आकर इसमें मिल जाती है, तो इस प्रकार से ये एक अपवाह तंत्र का निर्माण कर देती है। कोई भी ऊंचे क्षेत्र, वहां से नदियां प्रवाहित होते हुए उनके एक जल राशि जो है आगे बढ़ते जाती है, तो ये अपवाह क्षेत्र और अपवाह तंत्र कहलाता है और जाकर वो समुद्र या सागर में मिल जाती है। इसके बाद में हम चलते हैं अपवाह प्रतिरूप। ये नदियां जब प्रवाहित होती हुए जाती है तो कई प्रकार की नदियां जब मिल जाती है तो वो क्या प्रतिरूप या क्या आकार का निर्माण करती है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्रतिरूप का निर्माण नदियां करती है वो है वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण, ये नदियां अपने उद्गम स्थल से निकलती है और निकलने के बाद में एक मुख्य नदी में मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में बनाया गया है, एक वृक्ष की आकृति में कोई भी नदी प्रवाहित होकर एक मुख्य नदी में आकर मिलते जा रही है, फिर उनकी सहायक नदियां मिल रही है, फिर उनके बाद में सहायक नदियां मिल रही है, इस प्रकार से एक वृक्ष की आकृति में, इसीलिए इसको वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। ये जो मंद ढाल के कारण या समरूपता के कारण जो निर्मित स्थलाकृति का निर्माण ये नदियां बना देती है या जब प्रवाहित होती है तो एक वृक्ष की आकृति इसमें दिखाई पड़ने लग जाती है। तो इस प्रकार से जो निर्मित वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण गंगा, यमुना और महानदी गोदावरी, ये ऐसी नदियां हैं जो वृक्षाकार प्रतिरूप का निर्माण करती है। इसके बाद में दूसरा जो आ जाता है जालीनुमा प्रतिरूप। जालीनुमा प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है, एक जाली की आकृति इसमें दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग नदियां प्रवाहित होकर आती है और सागर में मिल जाती है और कुछ उनकी सहायक नदियां उसमें आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से जालीनुमा यहाँ पर बना हुआ है ये आकृति का निर्माण। और ऐसी जो आकृति नदियों के द्वारा बना जो दिखाई देता है वो है सौराष्ट्र वगैरह है और अमरकंटक है, नीलगिरी पर्वत है। यहाँ से जितने भी नदियां निकलती है वो नदी इसी प्रकार के प्रतिरूप का निर्माण करती है। उसके बाद आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप में जो नदी का जो प्रतिरूप होता है उसमें एक समकोण पर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक समकोण के आधार पर एक मुख्य नदी और उसमें आकर ये सहायक नदियां आकर मिल रही है। और इस प्रकार की जो आकृति वाला जो बहुत ही कम नदियां देखने को मिलती है और ऐसे जो नदी का निर्माण नार्वे वगैरह में ज्यादा देखने को मिलता है, ऐसे प्रतिरूप एक आयताकार आधार पर। चौथा जो आ जाता है वो है केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप। केंद्रोन्मुखी, केंद्र, अलग अलग दिशाओं से नदियां आकर एक झील में मिल जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एक केंद्र
झील बना हुआ है और अलग अलग स्थानों से आकर एक मुख्य नदी, सहायक नदी जो है वो मिल रही है। एक झील में आकर अलग अलग स्थानों से मिल जाना। जो झील जो होता है वो केंद्र बिंदु होता है और केंद्र बिंदु के आधार पर ऐसी जो नदियों को केंद्रोन्मुखी प्रतिरूप कहा जाता है। राजस्थान का जो सांभर झील है इसी प्रकार के नदी प्रतिरूप में देखने को मिलता है। तो आज बच्चों आप लोग को भारत की नदी के कितनी अवस्थाएं हैं और इनके द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है या प्रतिरूप है इसके बारे में आपके सामने आज बताया गया। इसी भारत की नदियां और अपवाह तंत्र के बारे में अगले पीरियड में आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।